नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यूपीएससी पीईटी 2021 के लिए हम जो भारतीय संविधान का क्रैश कोर्स स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट 7 है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे तथा पार्ट 7 में आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को सम्मिलित किया हुआ है जो कि आपके परीक्षा जो होने वाली है पीईटी की उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है आपका, यहाँ पे देख लीजिए। और भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन है किस तिथि को किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार यह एग्जाम में पूछा गया है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन था यह किया गया था 28 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन जो बी है आपका बिल्कुल सही है। 28 जनवरी सन 1950 को जो है सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन किया गया था। तो ऑप्शन जो बी है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, भारत वर्तमान में आपको बताना है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है, उसमें न्यायाधीशों की जो संख्या है वर्तमान में वह कितनी है। तो यहाँ पे चारों ऑप्शंस आपके गलत हैं। अगर हम वर्तमान कंडीशन की बात करें तो वर्तमान में टोटल जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट में वो हैं 34। कितने हैं? 34 हैं, जिसमें से 33 आपको न्यायाधीश मिलेंगे तथा एक आपको मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश। इसे आपको याद रखना है। वर्तमान में टोटल न्यायाधीशों की जो संख्या सुप्रीम कोर्ट में वो है 34। 33 प्लस 1, यानी कि इसमें से एक आपको मिलेंगे मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के और बाकी 33 आपको न्यायाधीश मिलेंगे। तो इसे आपको याद रखना है, यह भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना थी वह किस एक्ट के जरिए की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। तो भारत में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना थी यह की गई थी भारत सरकार अधिनियम, आप याद रखिएगा, जो 1935 था इसके तहत, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न क्या है, भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें वृद्धि करने की जो शक्ति है वह किसको दी गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यह भी है। तो आप याद रखिएगा, हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो संसद है, उसको यह पावर दी गई है कि उसके द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जा सकती है। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट यानी कि हमारी संसद को। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है वह अपना जो त्यागपत्र है किसको देता है। तो आप याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है ये अपना त्यागपत्र देता है किसको। यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है, आप याद देखिएगा, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की बात हो रही है। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित करके जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, संसद में महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट का जो प्रस्ताव होता है उसको पारित करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो डी है इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी रिटायरमेंट की एज आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, जो 65 ईयर एज होती है वो रिटायरमेंट की होती है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की, और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर्स। तो इसे आप याद रखिएगा, 65 वर्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जो रिटायरमेंट की एज होती है वो होती है 62 साल। तो दोनों आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो वेतन का निर्धारण होता है कि कौन करता है। तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो वेतन होता है यह निर्धारित किया जाता है संसद के द्वारा। तो इसे भी आप याद रखिएगा, तथा यह जो वेतन होता है भारत के संचित निधि से दिया जाता है न्यायाधीशों को। जिसे भी आप याद रखिएगा, भारत की संचित निधि से जो है वेतन दिया जाता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। तो इसे आपको याद रखना है, ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, संसद द्वारा इसको निर्धारित किया जाता है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, रिटायरमेंट होने के बाद जो है जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वे वकालत कहाँ कहाँ कर सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि सेवानिवृत्त होने के पश्चात जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं वकालत कर सकते हैं केवल सर्वोच्च न्यायालय में,
या केवल उच्च न्यायालय में, या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय दोनों में, या ऑप्शन डी किसी भी न्यायालय में नहीं। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में नहीं। यानी कि रिटायरमेंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वे किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, किसी भी न्यायालय में नहीं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति यह की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यानी कि ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या कह रहा है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किसके परामर्श पर। आपको बताना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है राष्ट्रपति किसके परामर्श के आधार पर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर करता है। यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति का प्रावधान है कहाँ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में किया गया है, उच्च न्यायालय में किया गया है, जनपद तथा सत्र न्यायालयों में किया गया, या उपरोक्त सभी में किया गया है। तो जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं उनकी जो नियुक्ति है इन सभी जगहों पर की जाती है, सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी तथा जनपद तथा सत्र न्यायालय, इन तीनों में जो है तदर्थ न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वह की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक बनी दूसरी सबसे बड़ी जो खंडपीठ है वह किस केस में बनी थी। आपको बताना है। तो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आज तक दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ है बनाई गई थी दूसरी गोलकनाथ केस में। तो आप इसे याद रखिएगा, गोलकनाथ केस में जो है 12 जजों की बेंच बैठी थी, जो अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ बैठी थी। वही अगर हम पहली बात करें सबसे बड़ी तो वह थी केशवानंद भारती केस में टोटल 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो कि भारत के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी खंडपीठ थी। तथा दूसरी थी गोलकनाथ केस में जिसमें 12 जजों की बेंच बैठी थी। दोनों आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यह वाद कौन सा था, केशवानंद भारती वाद। इसमें जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूल ढांचे का जो सिद्धांत वह प्रस्तुत किया गया था। तथा यह जो केशवानंद भारती केस था 1973 में सामने आया था। इसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल आपको बताना है जो संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 134 ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। तो अब यह जो हो जाएगा आपका अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित यह आर्टिकल है। तो ऑप्शन जो इसका सी है आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट कौन सा प्रश्न है, संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं किसके अंतर्गत, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदाता क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, जो संविधान की व्याख्या से संबंधित विवाद होते हैं ये अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, आप याद रखिएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का वह कौन सा अनुच्छेद है जो उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू हेतु अधिकृत करता है। यानी कि जो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया है, जो निर्णय लिया गया उसका जो जुडिशियल रिव्यू है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। तो यह आर्टिकल है 137। आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 137 है यह जुडिशियल रिव्यू से संबंधित है, इससे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है यह कहाँ पे प्रचलित है। तो जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है आप याद रखिएगा, यह भारत और अमेरिका दोनों में प्रचलित है। यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, भारत व अमेरिका दोनों में जो है जुडिशियल रिव्यू का जो सिद्धांत मतलब कॉन्सेप्ट है यह प्रचलित है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है
न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आर्टिकल आपको मिलेगा 122, यानी कि जो अनुच्छेद 122 है इसके अंतर्गत जो है न्यायालयों के द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच को प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 122, इसे आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार है किसके पास है? तो संविधान की व्याख्या करने का जो अंतिम अधिकार यह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है इसको जो है संविधान की व्याख्या करने का जो है अंतिम अधिकार दिया गया है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? इसमें से आपको बताना है भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, यानी कि जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है इसको भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है, यानी कि ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का जो अधिकार निम्नलिखित में से किसको दिया गया है? तो सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर परामर्श लेने का जो अधिकार यह दिया गया किसको? भारत के राष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामलों पर परामर्श ले सकते हैं, तथा इससे रिलेटेड जो आर्टिकल वह आर्टिकल है 143। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट होंगे हमारे वे उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर परामर्श ले सकेंगे। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल भी 143 आर्टिकल यह है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है यह किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके जो है आप याद रखिएगा संसद द्वारा जो है यहाँ पे विधि बनाकर, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, संसद द्वारा जो है विधि बना के जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही, आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? तो आर्टिकल जो 32 है, अनुच्छेद जो 32 है इसके अंतर्गत जो है सुप्रीम कोर्ट भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। वहीं आर्टिकल जो है 226 है इसके अंतर्गत जो हाई कोर्ट होता है वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। तो दोनों आपको याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का भी आर्टिकल और हाई कोर्ट का भी आर्टिकल। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता होना चाहिए? तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कम से कम जो है 10 वर्ष तक हाई कोर्ट में एडवोकेट यानी कि अधिवक्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगर किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो उसे कम से कम 10 वर्ष तक किसी भी न्यायालय में, उच्च न्यायालय में आपको एडवोकेट होना पड़ेगा। तो इसे आप याद रखिएगा, कम से कम 10 वर्ष तक। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन सा है, और निम्नलिखित में से कौन से मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की जो अधिकार, आपको बताना कि वह कौन सा मामला है जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारता क्षेत्र में आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकारता क्षेत्र में कौन से मामले आते हैं? मौलिक अधिकार के प्रवर्तन से संबंधित मामले, यानी कि मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से संबंधित जो मामले होते हैं वे हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न क्या है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र स्थान पर भेजने का जो अधिकार है किसके पास है? तो देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को किसी अन्य स्थान पर भेजने का जो अधिकार यह दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट को। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारत में नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय दोनों को, आप ध्यान दीजिएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों को, यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों को जो है अभिलेख न्यायालय माना जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, आपको बताना है। तो भारत में जो जनहित याचिका की शुरुआत थी यह न्यायिक पहल के द्वारा की गई थी। आप ध्यान दीजिएगा, भारत में जनहित याचिका की जो शुरुआत है यह न्यायिक पहल के द्वारा की गई तथा जनहित याचिका का जो जनक है भारत में किसको कहा जाता है? पीएन भगवती। आप याद रखिएगा, पीएन भगवती को जो है भारत में जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन जो इसका सी है बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न कौन सा है,
PIL का पूरा नाम आपको बताना है। तो PIL का पूरा नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जनहित याचिका, यानी कि ऑप्शन जो ए है इसका बिल्कुल सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपको बताना कि जो PIL होता है, जो जनहित याचिका होती है, उसको कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जनहित याचिका को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन जो इसका डी है बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो है PIL को प्रस्तुत किया जा सकता है। इसके बाद आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, और जो जनहित याचिका होती है, जिसको हम लोकहितवाद मुकदमा भी कहते हैं, कि जो संकल्पना है, जो कॉन्सेप्ट है, इसका किस देश से लिया गया है, यानी कि जो लोकहितवाद मुकदमे यानी कि PIL की जो संकल्पना किस देश से इसका उद्गम हुआ था, आपको बताना है। तो PIL का जो कॉन्सेप्ट था यह उद्गम हुआ था कहाँ से, USA से, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से जो है PIL का कॉन्सेप्ट आया था। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।